हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक चतुर्वेदी और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी सीरीज का थर्ड टॉपिक है, थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट समझा था और दूसरे पार्ट में नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में समझा था। इस टॉपिक में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में समझेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है जो हम अपने लाइफ में कई बार जाने अनजाने में सोचते रहते हैं या फिर किसी न किसी से पूछते हैं, ऐसा क्यों या फिर वैसा क्यों। जैसे आपने सुना होगा द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी हुई मीनार थोड़ा सा झुकी हुई है। वो लगभग कई सौ साल से झुकी हुई मीनार है, लेकिन वो फिर भी गिरता नहीं है। इसके पीछे का रीजन चमत्कार नहीं है बल्कि फिजिक्स लॉ है। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम ये इजिली बता देंगे कि पीसा की झुकी हुई मीनार झुकी तो है लेकिन वो गिरती क्यों नहीं है। अगर गिरेगी भी तो किस कंडीशन में वो मीनार गिरेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मिल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप माउंटेन पे चढ़ते हो तो आप हल्का सा झुक जाते हो आगे की तरफ में। ऐसा क्यों करते हो? इसका आंसर भी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पता चलेगा। या फिर जब भी आप किसी वाइड चौड़ी चीज को अगर बैलेंस करना चाहते हो तो वो इजिली बैलेंस हो जाता है, बट अगर आप किसी पतली चीज को बैलेंस करना चाहते हैं तो वो इजिली बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर भी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम इजिली उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो हम चलिए जानते हैं कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप जानते हैं कि अर्थ अपने ग्रेविटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो सपोज ये हमारी कोई बॉडी है इरेगुलर शेप की और इसे भी पृथ्वी अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। चूंकि इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी और इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इस बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडीज के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम कहें कि अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो वो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी जितने इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कुछ इस तरह से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है एक दूसरे के पैरेलल है और वर्टिकली डाउनवर्ड है। और हम जानते हैं यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके कुछ ना कुछ मास होते हैं, ये हम जानते हैं। तो एक बात और, चूंकि सभी पार्टिकल्स के कुछ ना कुछ मास होते हैं और ये पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इट्स मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होगा। तो मास में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस स्मॉल जी जब इन्वॉल्व हो जाता है तो वो मास बन जाता है वेट। तब उसे हम बोलते हैं वेट। और वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स होता है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर इस बॉडी को बैलेंस करना चाहें, इस बॉडी को बैलेंस करना चाहे, बैलेंस करने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी है, जैसे सपोज यही बॉडी थी और इसको हम अगर बैलेंस करना चाहे कुछ इस तरह से यहाँ से कुछ भी किसी सपोर्ट करके, तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं या फिर बैलेंस होने की कंडीशन क्या होती है। सपोज मैंने इस बॉडी को इस पॉइंट के थ्रू सपोर्ट करके मैंने बैलेंस करना चाहा, तो यहां पे आप देखिए जब यहां पे आप सपोर्ट लगाते हो तो ये बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। आप देख सकते हो इस पार्ट में बहुत ही कम पार्टिकल्स है और इस पार्ट में बहुत ही ज्यादा पार्टिकल है।
पार्टिकल ज्यादा होने का मतलब वेट हमारा इस पार्ट में बहुत ज्यादा है और इस पार्ट में कम है। अगर इस पार्ट में वेट ज्यादा है तो फोर्स इधर ज्यादा लगेगा, इधर फोर्स कम लगेगा। फोर्स इधर ज्यादा लगेगा तो बॉडी इस तरफ झुकेगी, बॉडी इस तरफ झुकेगी। मीन्स अगर हम यहाँ पे बैलेंस करना चाहें तो वो बैलेंस नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, बल्कि वो इस तरफ झुक जाएगी। चलिए मैं और ट्राई करता हूं किसी और पॉइंट पर सपोर्ट लगाकर बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। सपोज मैं यहां पे बॉडी को यहां पे सपोर्ट लगाकर बॉडी को बैलेंस करना चाहा, तो यहां पे भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है बॉडी, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। यहां भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कम पार्टिकल्स है और यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स है। मीन्स यहाँ पे वेट ज्यादा लगेगा, मीन्स फोर्स ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे फोर्स कम लगेगा। इसका मतलब अब इस बार बॉडी इस तरफ झुकेगी, मतलब इस कंडीशन में भी बॉडी स्टेबल नहीं होगी, बॉडी रुकेगी नहीं, वो किधर ना किधर झुकेगी। लेकिन कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा जिसके अबाउट अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बॉडी झुकती नहीं है, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते हमें एक पॉइंट मिला, कहीं एक पॉइंट मिला, कहीं एक पॉइंट मिला। सपोज ये वो पॉइंट है, यहां मिला। अब यहां आप देख सकते हैं, यहां पर अगर ये बॉडी दो पार्ट में अगर डिवाइड हो रही है तो इस तरफ पार्टिकल्स जितने हैं उतने ही पार्टिकल्स इस तरफ भी हैं। मतलब इस तरफ जितना फोर्स लगेगा इधर भी उतना ही फोर्स लगेगा। दोनों तरफ फोर्स इक्वल है, और चूंकि ये इधर की तरफ झुकना चाहेगा, ये इधर की तरफ झुकना चाहेगा, चूंकि दोनों का फोर्स इक्वल है तो यहां पर ये बैलेंस हो जाएगा, ना ही इधर झुकेगा ना ही इधर झुकेगा। तो जिस पॉइंट पर बॉडी बैलेंस हो जाती है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी ये जो बॉडी का ये जो पॉइंट है बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक खास बात ये होती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस जिस पॉइंट पे बॉडी को रखते हैं और वो बैलेंस हो जाती है, उसी पॉइंट पे बॉडी के जितने भी वेट होते हैं इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रहते हैं, कंसंट्रेट रहते हैं। मतलब जितना भी मास होता है, जितनी भी वेट होती है बॉडी की, इसी पॉइंट पर लगी होती है। क्योंकि इसी पॉइंट पे लगी होती है तो जब भी हम इस पॉइंट पर सपोर्ट लगाकर अगर हम इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो इजिली बैलेंस हो जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। द पॉइंट where the whole mass of the body, मास ना बोले वेट बोल सकते हैं, the whole weight of the body is concentrated. तो ये हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन। द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रहा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बात ये है कि अगर किसी भी बॉडी को बैलेंस करना हो, किसी भी बॉडी को अगर बैलेंस करना हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या हो किसी बॉडी के लिए कि वो स्टेबल हो जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या वो पोजीशन हो सकता है कि बॉडी स्टेबल हो जाएगी। सपोज ये कोई कुछ भी मान सकते हैं, इसे कोई ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर शेप का। अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें
तो कहीं इसके सेंटर में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पड़ेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में है, ये झुक नहीं रहा है, किधर भी झुक नहीं रहा है, ये बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में है। स्टेबल फॉर्म में इसलिए क्योंकि जो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है ये इस बॉडी के बेस के अंदर है। ये बॉडी का बेस क्या है, बॉडी का बेस मतलब बॉडी का बेस ये है, कितना वो चौड़ा है, इतना चौड़ा है, बॉडी इतना चौड़ा है, तो ये इसका बॉडी का बेस हो गया। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है, कहाँ वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है वर्टिकली, ये बेस के अंदर लाई कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसलिए ये बॉडी बैलेंस है। लेकिन अगर यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस लाइन के बाहर अगर चली जाएगी तो वो बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी, बल्कि वो गिर जाएगी। जैसे सपोज इसे मैंने थोड़ा सा टेढ़ा किया, इसे मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, और यहां पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। अब आप देखिए यहां पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और यहां पर जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है वो बेस लाइन से बाहर चली गई है। मीन्स इस कंडीशन में ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो किसी भी बॉडी के स्टेबिलिटी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के उसके बेस लाइन में होना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस लाइन में होना। अब इस कॉन्सेप्ट से वो रीजन पता चल जाएंगे जो मैंने आपको शुरू में पूछा था कि द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल ओवर। गिरती क्यों नहीं है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी हुई मीनार इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि पीसा की, सपोज ये पीसा की झुकी हुई मीनार है, पीसा की झुकी हुई मीनार है। आप यहां पे देख सकते हैं ये झुकी हुई है, बट कहीं ना कहीं इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन है इसके बेस लाइन के, उस टावर के बेस लाइन में ही लाई कर रही है, उसके बेस लाइन में ही लाई कर रही है, इसलिए वो स्टेबल पोजीशन में है। लेकिन जिस दिन वो थोड़ा सा और टिल्ट होगी और जिस दिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस लाइन से अगर बाहर चला जाएगा, उस दिन द लीनिंग टावर ऑफ पीसा का स्वाहा हो जाएगा। समझ सकते हैं, वो गिर जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि जब भी हम माउंटेन पे चढ़ते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, बिकॉज एक ह्यूमन बॉडी ऐसी बॉडी है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन चेंज हो जाता है उसके बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग की वजह से। जब भी हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम कुछ इस तरह से, मतलब हम पीछे की तरफ हल्का सा, मेरी बॉडी टिल्ट हो जाती है, पहाड़ों पर टिल्ट हो जाती है, तो उस टाइम हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, लेकिन हमारे बेस लाइन में, हमारे बॉडी के बेस लाइन में नहीं होता है, बेस लाइन से बाहर चले जाता है। इसलिए हम अपने बॉडी को हल्का सा झुका देते हैं ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो हमारे बेस लाइन में हो और हमारी बॉडी स्टेबल हो, हम वहां से गिरे ना और हमारी टांगे ना टूटे। ठीक है, तो इसलिए माउंटेन पे चढ़ते समय हम झुक जाते हैं, और माउंटेन से उतरते समय हम पीछे की तरफ भी झुकते हैं, वहां भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही कारण है, वहां भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने बेस लाइन के अंडर करना चाहते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के शेप साइज पर डिपेंड करता है। बॉडी का जैसा शेप, जैसा साइज रहेगा उसी तरह उसके अकॉर्डिंग उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के भी रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी रहेगा। हर बॉडी के मतलब अलग अलग टाइप शेप वाले बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ बॉडीज बना लेता हूँ, जैसे अगर कोई स्क्वायर बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमको पता करना हो तो कैसे पता कर सकते हैं? इसके डायगोनल को, दोनों डायगोनल को मिला दो और जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं यही पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ट्राइंगल के लिए भी, रेक्टेंगल के लिए भी यही है। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल को अगर हम मिला दें, दोनों डायगोनल को मिला दें और जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी।
ट्राइंगल के लिए अगर देखें तो जितने भी इसके एंगल है इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं, और तीनों एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद जहां से वो इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो ये कुछ फिगर्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाने की तरीका था। जैसे कोई अगर मीटर स्केल हो, मीटर रूल स्केल ऐसे कुछ है, तो इसको नाप लो ये कितना लंबा है, ठीक है, तो उसका ठीक सेंटर जो होगा वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। आगे हम जानेंगे कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारे लेक्चर को सुनने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है, अगर चीजें आपको समझ में आती है, तो आप उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे आगे के जो वीडियोस है आपको मिल सके। और इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे होगा। थोड़ा सा बता दूं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्चुअल फोर्स है। एक्चुअली में ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, वो एक्चुअली में लगता नहीं है। हम बस मान लेते हैं कि हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बट उसका एक्चुअली में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।